एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रमोन एग्जाम के लिए 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसके पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके ट्रमोन के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि ऐसी वीडियो आप मिस न कर सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर, और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 4, और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 4, और इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 2। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, यानी कि एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 2, दैट इज 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2:1। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2:1 इज करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड 18, दो नंबर है हमारे पास x और 18, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 36 है, और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है x और 18 का वो 2 है। तो हमसे कह रहा है फाइंड x की वैल्यू बताओ। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके पेपर में इस फॉर्मूले के बेस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, यानी कि a इंटू बी के। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, एचसीएफ हमारे पास कितना है, 2, a मतलब फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है x, और b मतलब सेकंड नंबर कितना है 18। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 36 2 जा 72, ये आ जाएगा x इंटू में 18, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 72 अपॉन में 18 4 जा 72, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर से ही लिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15, यानी कि दो नंबर का जो सम है वो 1 to 15 के इक्वल है, एंड देयर एचसीएफ इज 81, और उन दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 81 है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर, तो ऐसे नंबरों का जो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स होगा वो कितना होगा, ये बताओ। अच्छा, इस चीज़ को जरा ध्यान से समझो कि मान लो हमारे पास दो नंबर है, एक है x और एक है हमारे पास y। दो नंबर है हमारे पास, एक है x और एक है y। इन दोनों का हमें एचसीएफ दिया हुआ है 81, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 81। तो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का एचसीएफ 81 है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 81 होगा, जैसे या नो, और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 81 होगा, राइट। क्योंकि 81 क्या है, 81 इसका एचसीएफ है, और अगर 81 एचसीएफ है तो 81 इस नंबर के अंदर भी होना चाहिए और इस नंबर के अंदर भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को भी 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर को भी 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों नंबरों को ऐड करके हमें कितना दिया हुआ है, 1 to 15। इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में 81 कॉमन है, तो 81 कॉमन आ गया, यह आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 to 15, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 to 15 अपॉन में 81। अच्छा, अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 3 1, 9 3 जा 27, और 4 5, 9 5 जा 45। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब जरा इस चीज़ को भी ध्यान से समझो, हमने x और y दो नंबर माना है, तो ये ऐसे नंबर है जिनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन जो था वो 81 था, वो हमने बाहर निकाल लिया। यानी कि x और y हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ, मैंने सोचा ऐसे ही कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y में कितना ले सकता हूँ, 14, क्योंकि सम कितना है, 15 के इक्वल है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 14 लेनी होगी। तो एक पेयर हमारा ये बन गया, और इस पेयर को हम क्यों ले सकते हैं, इस पेयर को हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ में आ रही है। मान लो अगर मैं 2 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझे कितनी लेनी होगी, 13 लेनी होगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना आना है, 15 आना है। तो 2 और 13 में इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, यानी कि इस पेयर को भी मैं ले सकता हूँ। मान लो x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ
x की वैल्यू मैंने क्या कर ली 3 ले ली, तो y की वैल्यू मुझे कितनी लेनी होगी 12 लेनी होगी, 12 लेनी होगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना लाना है 15 लाना है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x और y के अंदर कॉमन है क्या, देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि इनमें 3 भी कॉमन है, यानी कि इस पेयर को हम नहीं ले सकते। समझ में आ रही है बात। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो इस पेयर को हम ले सकते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसको भी मैं नहीं ले सकता। x की वैल्यू अगर मैं 6 लूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो इसको भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन हो जाएगा। x की वैल्यू 7 लूँ तो y कितना हो जाएगा 8, इसको मैं ले सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। x की वैल्यू अगर मैं 8 लूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, बस ये अब रिपीट होता चला जाएगा, तो हमें सिर्फ यहीं तक रखना है। तो हमने कितने पेयर बनाए जरा ध्यान से देखो, एक तो ये वाला हो गया जो पॉसिबल है, एक ये हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया, और एक हमारा ये वाला हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स आर 4, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 इज करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने कोशिश की इसको काफ़ी इजी तरीके से करने की, तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी है, ये मैं कह सकता हूँ, बट हार्ड है नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q इज 2 to 1, यानी कि हमारे पास 2 नंबर है, एक है p और एक है q। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास 2 नंबर है p और q, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो 2 to 1 है, यानी कि 221 है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, यानी कि हमें 3p माइनस q की वैल्यू बतानी है। और अगर हम 3p माइनस q की वैल्यू बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। अब p और q की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि p एंड q आर 2 प्राइम नंबर्स। p और q क्या है, 2 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो 2 to 1 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से ट्राई करके देखते हैं। 13 1 जा 13, और एक सेकेंड, हाँ 13 1 जा 13, ये बचेगा 9 1, 13 7 जा 91, और 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से ही डिवाइड होगा। तो इस 2 to 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू में 13 लिख सकते हैं, यस या नो। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई 17 और q की वैल्यू कितनी आ गई 13। हमसे कह रहा है 3p माइनस q बताओ, तो 3p माइनस q की वैल्यू निकालनी है, तो यह आ जाएगा 3 इंटू में p की जगह पे 17 माइनस q की जगह पे 13, ये कितना आ जाएगा 3 7 जा 3 17 जा 51 माइनस में 13, और 51 में से 13 गया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 38। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 38। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बच्चों के मन में यहाँ पे कुछ डाउट होते हैं, क्या डाउट है इस चीज़ को ध्यान से समझो। डाउट ये होता है कि भैया हमने p इसे क्यों लिया, इसे क्यों नहीं लिया। तो अगर तुम देखोगे, अगर मैं p और q की वैल्यू चेंज करता हूँ, p और q की वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लो मैंने क्या कर दिया, बोल दिया कि p जो है वो 13 है और जो q है वो 17 है। हमें क्या करना है 3p माइनस q निकालना है, यानी कि 3 इंटू में 13 माइनस 17, यानी कि 39 माइनस में 17 यानी कि 22। तो 22 इसके ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे p को 17 लेंगे और q को 13 लेंगे, और इसका कुछ भी रीजन नहीं है, सिर्फ यही एक रीजन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो तुम्हारे पेपर में 101% पूछे जाएंगे। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन भी ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन 1 टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा। तो सिंपली हम जानते हैं अगर किसी के बेस में यानी कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n का फॉर्म हो तो वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है, यस या नो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेटिंग। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन था, देखते ही आंसर पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे जा सकते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में भी और पी और क्यू के फॉर्म में भी। तो इस क्वेश्चन को कर लेना। हमसे कह रहा है कि एलसीएम ऑफ, हमें एलसीएम बताना है, 2 नंबर में दिए हुए हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2
और एक दिया हुआ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3, ये तो देखते ही हमें पता होना चाहिए। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ पी और क्यू। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम बताना है, पी और क्यू का एलसीएम बताना है। तो बड़ा इजी से क्वेश्चन है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम देखते हैं जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 की पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 216। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 216। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सिंपली तुम्हें ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पुरानी वाली वीडियो में बता रखा है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आना जरूरी है जो मैं अब करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। 3825 का हमें फैक्टर करना है, तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 5 से करने की कोशिश करते हैं। अब 3825 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, और 3 2 5 6 जा 30, 2 5 5 5 जा 25। फिर इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 6, यानी कि 5 5 जा 25, और 1 5 5 3 जा 15। ठीक है, उसके बाद इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और फिर इसको 17 से करेंगे। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हो गया 3825 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो आ गया हमारा 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको ऑप्शन के फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पे 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, और इंटू में 17, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने के चांस 110% है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं जो तुम देख के कहोगे भैया वाह ये तो पेपर में आएंगे, कंफर्म है। ठीक है, जो तुम्हारा 4 तारीख को पेपर होने वाला है उसके अंदर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का तुम्हें दिखेगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 147 और 220 ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये बताओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अच्छा मैंने वैल्यू गलत ले ली, ये हमारा 120 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस नीचे ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है Q, इसके हमें फैक्टर करना है। तो 120 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये जाएगा 260, 230, 215, 3551। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा 147 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू में 5। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया 49 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5। अब तुम्हें चेक करना है कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो तुम्हें सिंपली चेक करना है कि 2 पे और 5 पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 पे हाईएस्ट पावर है और कितनी है 3। तो ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। यानी कि 2 और 5 में जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी उतने डेसिमल प्लेस के बाद जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आते भी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। यानी कि 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालना है, 1 2 3 4, और 10 तक का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे जल्दी से कमेंट में जाके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करना जाके, मैं भी देखने आ रहा हूँ कि किस किसने कमेंट किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट। 3 बेल है हमारे पास, 3 घंटियाँ हैं जो 4 7 और 14 मिनट के इंटरवल पे बजती है। ऑल 3 रैंग एट 6 AM। अब जो तीनों बेल हैं वो एक साथ कब बजती है, 6 बजे बजती है।
6 बजे तीनों एक साथ बजती है, तो कितने टाइम बाद यानी कि कितने बजे वो दोबारा साथ में बजेंगी। तो सिंपल सा काम करना है, 4, 7 और 14 इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो दोबारा बजेंगी, तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने से हम बता देंगे कि कितने वो मिनिमम टाइम कितना होगा, वो लिस्ट वैल्यू कितनी होगी जब वो तीनों दोबारा बजेंगी। तो अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ 4, 7 और 14 का, तो सिंपली जो बचपन में हमने सीखा है उसी मेथड से निकालते हैं। तो इसको मैं 7 से करूँगा तो 4, 1 और 2 आ जाएगा। 2 से करूँगा तो 4 और 2 2 जा 4, 1 1 आ जाएगा। 2 से करूँगा तो 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि 28 मिनट के बाद वो बेल दोबारा बजेगा। अच्छा, तो सबसे पहले वो कब बजा था, तो सबसे पहले वो बजा था भैया 6 बजे। तो 6:28 पे 6:28 पे वो बेल क्या होगा, दोबारा बजेगा, क्योंकि 28 मिनट के बाद उसको दोबारा बजना है। तो 6:28 पे वो बेल दोबारा बजेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही कर देता हूँ। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो कोशिश करना, जब भी तुम पेपर को, किसी भी पेपर को या सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो तुम कोशिश करना एक A4 साइज शीट लेने की और उसी पे पूरा पेपर सॉल्व करने की, यानी कि तुम्हें ज़्यादा पेज की जरूरत ना पड़े। इन छोटी छोटी जगहों में तुम्हें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम 11 की बात कर रहे थे, क्योंकि 10 हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कह रहा था, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70, 120 लिविंग रिमाइंडर्स 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है, लार्जेस्ट नंबर जो 70 और 125, 70 और 125 दोनों को डिवाइड कर दे, और ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 5 और 8, यानी कि 70 में भी 5 रिमाइंडर छोड़ेगा और 125 में कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 8 छोड़ेगा। तो जब रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 65, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 117। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा 65 और 117 का, तो देखो 65 को मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू में 5 इंटू में 13, 5 जो 65, और 117 को मैं लिखूंगा 3 इंटू में 13। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, इफ ए इज x³ y² एंड b इज xy³ फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, मक्खन है ये क्वेश्चन। देखो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में तुम्हें क्या करना है, चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो x दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन है, अगर एचसीएफ निकालना है तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, और एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर लेनी है। तो अगर मुझे अभी एचसीएफ निकालना है तो मैं चेक करूंगा x में सबसे स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, तो वो कितनी है, x है। उसके बाद y में स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, तो y की पावर 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, xy², यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूँ, जाके नीचे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर। यानी कि हमें क्या करना है, एक नंबर दिया हुआ है 44.123। अब इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का, नीचे वाले पार्ट का, वो किस फॉर्म में होगा। पहला दिया हुआ 2 3 के फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ 2 3 5 के फॉर्म में होगा। तीसरा दिया हुआ 2 5 के फॉर्म में होगा, और फोर्थ दिया हुआ 3 5 के फॉर्म में होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये एक टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, यस या नो। और हम जानते हैं अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके ऑप्शन, उसके जो डिनोमिनेटर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। अब चेक करो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है तुम्हें, इसके अंदर नहीं मिल रहा भाई, इसके अंदर नहीं मिल रहा। ये वाला ऑप्शन है जिसके अंदर 2 और 5 दोनों हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2,5 इज करेक्ट आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि सबसे पहले पेपर में जाते ही तुम्हें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ना है जो बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसको तुम कर सकते हो। और तुम्हें अपने 90 मिनट्स के ड्यूरेशन के दौरान, जो 90 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, उसमें 50 से 70 मिनट तुम ऐसे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आते हैं।
अब जैसे तुम इन क्वेश्चनों को करोगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट हो जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंट बूस्ट हो गया तो आगे के क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं भी आते हैं उसको भी तुम ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13, यानी कि 1/13 को मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा ना वो 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा? टर्मिनेट होगा। दो डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसको तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं सिंपली। जैसे पहला ऑप्शन है 13/100, तो इस नंबर को अगर मैं 1/13 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, तो 13 से ही 13 कैंसिल हो गया, या जाएगा 1/100, और 1/100 को हम क्या लिखेंगे? 0.01। तो देख सकते हो पहला ऑप्शन ही है जिसमें 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। और अगर ऑप्शन नंबर बी, सी, डी इनमें से कोई एक होता तो कितना टाइम लगता है चेक करने में? ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट। तो ये थे हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि तुम्हारे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 2 के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं डाला है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, चैप्टर 2 का वीडियो अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। जैसे आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कल इस चैनल पर आकर दोबारा देख लेना, तुम्हें चैप्टर 2 की वीडियो मिल जाएगी, साथ में चैप्टर 3 की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो 2 और 3 की वीडियो मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, और 6 चैप्टर और 7 चैप्टर की वीडियो साथ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।